विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं दिनेश गौतम आपका स्वागत करता हूं। संविधान की आज की क्लास में विजेताओं हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान का संशोधन विधेयक। हम ये बात करने वाले हैं कि संविधान जो बनाया गया है, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। देखिए, संविधान के दुनिया के वे संविधान सबसे अच्छे माने जाते हैं जिनमें संशोधन करने की गुंजाइश हो, अर्थात कोई संविधान ऐसा नहीं बना है कि जो संविधान अपने में पूर्ण हो। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, ऐसे ऐसे समय की डिमांड के अनुसार संविधान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता हो जाती है। भारत के संविधान में भी बदलाव लाए जा सकते हैं और वही बात हम लोग करने वाले हैं कि संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, मामला क्या है, कौन से अनुच्छेद में तथा कौन से भाग में है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं वो ये होगी कि संविधान संशोधन जो है संविधान के भाग 20 में रखा गया है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर, सबसे पहली बात है कि यह प्रक्रिया भाग 20 में है। भाग कौन सा है बच्चों? भाग है 20वें भाग में है और अनुच्छेद संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन करने का, कैसे संविधान का संशोधन होगा तथा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। इन दोनों बातों का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और संविधान के भाग 20 में है। यहां से अगली बात हम ये करना चाहते हैं कि इसको कहां से लिया गया है। तो याद रखना है आपको, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बहुत आता है, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ डबल, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर सिंगल। इसका मतलब ये बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो और हम लोग इसमें ये बात करना चाहते हैं कि क्या संविधान में जो संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से क्या संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन किया जा सकता है? यस, संविधान के किसी भी अंग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो हम बात कर सकते हैं किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। को संविधान का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा गया है, क्या क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के माध्यम से। क्या नागरिकता में संशोधन किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि संविधान के कौन से भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये क्वेश्चन का उत्तर होगा कि सब में किया जा सकता है। कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ तक की बात हम लोग ने पूरी कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात, पांचवें बिंदु में आपको एक और बात करनी है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहां से इस चीज पर गौर करना है कि मूलभूत ढांचा, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, ये बात कब कही गई? इसे कहते हैं मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो याद रखना है, ये कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में ये कहा गया था, ये निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में कहा गया था कि संविधान का एक मूल ढांचा होगा और संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें ये निर्णय दिया गया था कि इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो बहुत व्यापक है, परंतु असीमित नहीं है। अर्थात वह शक्ति का प्रयोग कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। और वह सीमा क्या है?
368 की सीमा क्या है? 368 की सीमा है मूलभूत ढांचा, अर्थात मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संविधान के सारे क्षेत्रों में, संविधान के सारे क्षेत्रों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूलभूत ढांचे को नहीं परिवर्तित किया जा सकता। लेकिन अब ये मूलभूत ढांचा क्या होगा, ये हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में कि मूलभूत ढांचा क्या होगा। वैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं कि भारत में जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता है, तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बदल नहीं सकते। संसद की शक्तियों में बदलाव नहीं लाया जा सकता, ये मूलभूत ढांचे का अंग है। तो आई थिंक यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अगली बात, ये तो साधारण और सामान्य बात होगी, ये वैसे पेपर में आ जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं संशोधन की प्रक्रिया। अगली बात है संशोधन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया से मतलब क्या होगा? प्रक्रिया से मतलब होगा कि संशोधन आखिर किया कैसे जाता है, कौन से कदम उठाए जाते हैं संशोधन करने के लिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया जाता है। ठीक है, पहली बात एक विधेयक लाना होगा, एक विधेयक लाना होगा। विधेयक को कहते हैं बिल। एक विधेयक लाया जाएगा, संशोधन करने के लिए लाया जाएगा। अब दूसरी बात, विधेयक कहां पर लाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है। अगली बात, कौन करेगा संसद में संविधान में संशोधन? तो संसद करेगी, संसद करेगी। संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। संसद किससे मिलकर बनती है? संसद बनती है तीन चीजों से मिलकर, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, तीन चीजों से मिलकर बनती है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, आपको मालूम होगा लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, निम्न सदन, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में अधिकतम, और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। लोकसभा में इस समय सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, एवं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। आपको ये चीज याद रखनी है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, तथा राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए चाहे कितनी उम्र चाहिए? 30 वर्ष। तो ये राज्यसभा एवं लोकसभा का एक सामान्य सा बहुत छोटा सा विवरण मैंने दे दिया है, आप इन चीज़ों को लिख लेना। मुझे लगता है बोर्ड पे ये नज़र नहीं आ रहा है कि राज्यसभा से सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। ये रहा 30 सदस्य, सॉरी कितने उम्र होनी चाहिए राज्यसभा से सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा से सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा संसद भी समझा दिया है। यदि आपने वीडियो पहले कर रखी है तो आप यहीं पर इसको पॉज करके मुझे बताइएगा कि संसद कौन से अनुच्छेद में रखी गई है, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में रखी गई है, और राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में रखी गई है। मुझे अच्छा लगेगा। इसे मिटा देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे जवाब दे सकते हैं। तो यदि आपको जानकारी है तो इन चीज़ों में जवाब दिया करो, पार्टिसिपेट किया करो, शर्माया मत करो। उत्तर गलत होगा तो होने दो, परंतु जवाब देना बहुत जरूरी है। आप जवाब दिया करो, हमारी मेहनत का फल आप तक पहुंचेगा, परंतु तभी पहुंचेगा जब आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। जो बच्चे, हमने क्लासेस में देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा जवाब देते हैं उनकी तैयारी ज़्यादा होती है, उनका मन ज़्यादा करता है पढ़ने के लिए घर पे। तो आप इस बात को मेरी को माने कि आप जवाब दें, जरूर बताएं कि संसद कौन से अनुच्छेद में है, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है, और राज्यसभा
कौन से अनुच्छेद में है, ये जरूर बताएं। अगली बात हम लोग ये कहते हैं कि दोनों ही सदनों की सहमति चाहिए, दोनों ही सदनों की सहमति चाहिए होगी। ये दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है, अलग अलग पास होना जरूरी है, अलग अलग ही पास होगा, अलग अलग पास होना जरूरी है, अलग अलग ही पास होगा दोनों सदनों से। लोकसभा से अलग पास होना जरूरी है, राज्यसभा से अलग पास होना जरूरी है। याद रखना है एक और बात, पांचवी बात, क्या संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो नहीं बुलाया जा सकता। याद रखना है आपको, संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन सा है? संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108 है, नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, याद रखना है ऐसी चीज। तो बताइए, याद रखना है आपको, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन यदि बुलाया जाए तो उसमें कोई भी बिल कितने बहुमत से पास होगा? तो याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल साधारण बहुमत से ही पास होगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कोई और दूसरी प्रक्रिया नहीं है, केवल सामान्य बहुमत से ही इसे दोनों संयुक्त अधिवेशन में ये पास किया जाएगा। अगली बात यह है कि यदि लोकसभा से पास होने के बाद कोई बिल राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा के पास फिर अधिकार क्या है? तो राज्यसभा चाहे तो उसे सहमति दे सकती है, राज्यसभा चाहे तो उसे अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है तो वहीं पर वो बिल खत्म हो जाएगा, याद रखना है आपको। इसका मतलब हमको क्या जानना है? हमको ये जानना है लोकसभा से पास बिल को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर दे, तो बिल समाप्त हो जाएगा। यह ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा? अगर लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा स्वीकार कर दे तो क्या होगा? तो आपको याद होगा, जब लोकसभा उसे एक सदन पास कर दे और एक अस्वीकार कर दे, तो पहले व्यवस्था हमने समझाए बहुत सारे विषयों में, साधारण विधेयक के विषय में, कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। परंतु संविधान संशोधन के विषय में संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जा सकता है। ये बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि स्टार बना देते हैं, स्टार समझ रहे होंगे, स्टार हमने बना दिया है। ये पेपर में पूछा गया है और दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा, ये भी पेपरों में पूछा जाता है। संसद करती है संशोधन, संसद करती है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा, विधेयक को बिल कहते हैं। बिल का मतलब होता है कच्चा मसौदा, इसको कोई विधिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यह कानून बन जाता है और कानून को ही कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। अंतिम बात है, राष्ट्रपति को क्या शक्ति है? 7वीं पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को क्या शक्ति है। तो राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में यह है, संविधान संशोधन विधेयक यदि दोनों सदनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। लिख देते हैं, यदि दोनों सदन पास कर दें, यदि दोनों सदन इसे पास कर दें तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, अर्थात राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति अपनी अनुमति को रोक नहीं सकते। संविधान संशोधन विधेयक पर थोड़ा नीचे आ गया है, आप सावधानी से इसे लिख लेना। तो ये संविधान संशोधन को पास करने की प्रक्रिया है, इसे मिटा देते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, सारी चीजों को नोट करते रहिए इत्मीनान के साथ, तभी इसका फायदा होगा। यदि हम कोई प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर लिखकर अवश्य भेजें। तो आपको होना चाहिए एक ऐसा विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट करता हो
कामों में। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है संविधान संशोधन। सुनिए, संविधान संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन के प्रकार याद रखना है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन को। एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाए। एक तो है साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है संशोधन, एक विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा इसका दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। और तीसरे प्रकार का होता है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की मंजूरी। तो यहां पे लिख देते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की मंजूरी की सहमति। आधे राज्यों ने भी उस पर अपनी सहमति जता दी हो कि यह विधेयक हो जाना चाहिए। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो इस तरीके से पास होते हैं। तो हमने कहा 3 प्रकार का संविधान संशोधन हो सकता है। आप ये डायग्राम बना लेना। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की मंजूरी के द्वारा। तो देखिए साथ, और आपको ये और समझ लेना है अनुच्छेद 368 में, संविधान में तो 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, परंतु अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन को मान्यता प्राप्त है। अर्थात अनुच्छेद 368 में इस वाले संविधान संशोधन को मान्यता प्राप्त नहीं है। वैसे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 368 में इस वाले को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब 368 के द्वारा केवल 2 तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है। कौन कौन से तरीके? एक ये और एक ये वाला तरीका। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं साधारण बहुमत का क्या तात्पर्य होता है। साधारण बहुमत का क्या ये तात्पर्य होता है, संसद के दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके आधे सदस्य, यदि साधारण बहुमत का मतलब है आधे सदस्य प्लस 1, तो समझ लीजिए इसका क्या तात्पर्य होगा। ठीक है, उपस्थित सदस्यों, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत। याद रखना है दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा। केवल उपस्थित सदस्यों का ही बहुमत चाहिए होगा। विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य होता है? विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है, विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये होता है विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब है कि यदि किसी सदन की सदस्य संख्या 100 है, 100 में से 50 + 1 51 लोग अगर मत डाल दें, कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत हो जाएगा, कुल सदस्यों का बहुमत हो जाएगा। अर्थात दोबारा समझ लीजिए, यदि किसी सदन की कुल सदस्य संख्या 100 है, तो 100 में से 50 + 1 अगर इसके संबंध में, इसके पक्ष में वोट डाल दें, तो कुल बहुमत की सदस्य संख्या का बहुमत हो जाएगा। लेकिन जो उपस्थित हैं उनका 2/3 होना चाहिए, अर्थात 50 से ज्यादा ही होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, टेक्निकल बात है।
50 का आधा, 100 का आधा 50 और 51 लोग तो वोट डालने ही चाहिए, लेकिन जितने सदस्य हैं उसका भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये समझने लायक बात है, ये आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें दिया है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन, इस सहमति। इसका मतलब विशेष बहुमत तो यही वाला होगा, परंतु आधे राज्यों की सहमति का मतलब होगा भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का जो विधानमंडल है, उन राज्यों का विधानमंडल का आधे राज्य हाँ कह दें। याद रखना है आपको। तो यदि आपने पहले पढ़ा है तो एक बार मुझे बताइएगा विधानमंडल का क्या तात्पर्य होता है, राज्य का विधानमंडल क्या होता है। जिस प्रकार संसद होती है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यों का विधानमंडल होता है। अब यहाँ पर ये बात हो गई, ये मैंने समझा दिया आपको। अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन कौन सी चीजों में इसके द्वारा कहाँ कहाँ संशोधन किया जा सकता है तथा इसके द्वारा कहाँ कहाँ संशोधन किया जा सकता है। इसे शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। अब ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझिए कि साधारण बहुमत से संशोधन कौन से हिस्से में किया जा सकता है। पहली बात देखिए, यहाँ पे पहली बात लिख लेते हैं, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश पहली बात हो गई। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 2 में, याद रखना है अनुच्छेद 2 में। यदि नए राज्यों का प्रवेश लेना है, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब बाहर से कोई स्थान हमने जीता है उसको देश में यदि शामिल करना है तो नए राज्यों का प्रवेश होगा। दूसरी बात है नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण या सीमा परिवर्तन। सीमा परिवर्तन, जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में यदि परिवर्तन करना है तो ये अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। याद रखना, ये अनुच्छेद 2, ये है अनुच्छेद 3 में दी हुई चीज है। ये लिख लेते हैं अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, और ये चीज दी हुई है अनुच्छेद 3 में, ये भी याद रखना है। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज है नागरिकता में संशोधन करना है। ये जो नागरिकता से संबंधित उपबंध होते हैं यदि उनमें संशोधन करना है तो ये अनुच्छेद 1 में है, नागरिकता अनुच्छेद 1 में। चौथी चीज है विधान परिषद का सृजन। किसी राज्य में यदि विधान परिषद बनानी है, विधान परिषद का सृजन अनुच्छेद 169। याद रखना है, ये अनुच्छेद याद रखना है, पेपर में आता है। विधान परिषद का जो सृजन है, विधान परिषद किस अनुच्छेद के द्वारा बनाई जाती है, तो याद रखना 169, अनुच्छेद 169 के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी बात और क्या, पांचवी बात है, देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तथा जज जो होते हैं, जज का वेतन। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों के वेतन में कोई बदलाव करना है तो यह साधारण बहुमत के द्वारा होगा। और आप ये भी समझ लीजिएगा ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है अनुसूची संख्या 2 में, ठीक है। तो अनुसूची संख्या 2 में दिया गया है वेतन। इन अनुच्छेदों को और इन अनुसूचियों को भी याद कर लेना। अनुसूची 2 में दिया गया है वेतन। तो अब यहीं पे वीडियो को पॉज करके आप लोग मुझे बताएंगे संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, तब आप आगे वीडियो देखना, जवाब दीजिए प्लीज। तो यहाँ तक की बातें हो गई। यहाँ तक की और क्या बातें हो सकती हैं और आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अनुसूची 8 देखिए, और कौन सी अनुसूची में किया जाएगा इसके द्वारा संशोधन। अनुसूची संख्या 8 1 पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची तथा 8वीं अनुसूची में भी साधारण विधि से ही साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। ये बात खत्म हो गई, ठीक है। ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन की बात मैंने कही है। मिटा देते हैं इसे, अब मिटा देते हैं। तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो गया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन यदि करना है तो किस किस चीज में संशोधन विशेष बहुमत के माध्यम से होगा, ठीक है। तो विशेष बहुमत ये वाला करते हैं, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन किस पर चाहिए। तो अब आपको ये समझना है, साधारण बहुमत के विषय लिख लेते हैं और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति के विषय लिख देते हैं। बाकी आपको समझना है, बाकी जो बचेंगे उनमें संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। देखिए, और ये चीज अब हम लोग आगे बताते हैं आपको।
यहाँ से आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए इसे हमने मिटा दिया है, इस सब को मिटा देते हैं और आप लिस्ट बना लेना। हम यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं, वीडियो खत्म करते हैं जल्दी से और आपको ये सब समझना है। 1 बाय 1 हम सारी चीजें लिख देते हैं। देखिए पहला जो सबसे पहली चीज है, जो यहाँ पर सबसे पहली चीज है अनुच्छेद 54। याद रखना है तीसरे प्रकार का जो है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन से कौन कौन सी चीजों में संशोधन किया जाता है। तो पहला है अनुच्छेद 54। याद रखना अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई परिवर्तन करना है। दूसरा बात है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है, आपको याद आ जाएंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विषय में यदि संशोधन करना है, कार्यपालिका शक्ति के विषय में यदि संशोधन करना है तो याद रखना है, आप जो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो वीडियो पॉज करके बताइए कार्यपालिका से क्या आशय होता है। तो हम बता देते हैं कार्यपालिका से आशय होता है मंत्रिपरिषद। अब यहां पर देखिए और अगली क्या है, अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 यहाँ पे है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इस विधि से होगा। अनुच्छेद 241 संघ शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। संघ शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। यदि संघ शासित राज्यों में उच्च न्यायालय बनाना है तो आपको विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन लेना होगा। अब है भाग 5 का अध्याय 4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, संघीय न्यायपालिका में कोई यदि परिवर्तन करना है, संघीय न्यायपालिका में यदि कोई परिवर्तन करना है, इसका मतलब क्या हुआ, संघीय न्यायपालिका का मतलब हुआ उच्चतम न्यायालय में यदि कोई परिवर्तन करना है। भाग 6 अध्याय 5, भाग 6 में अध्याय 5 में उच्च न्यायालय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय में यदि परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची में यदि कोई परिवर्तन करना है तो 7वीं अनुसूची आप बताइएगा, कौन कौन बताएंगे, लिख के बताना मुझे। 7वीं अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची, 4वीं अनुसूची और अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 स्वयं अनुच्छेद 368 में यदि कोई परिवर्तन करना है तो यह भी विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा किया जाएगा। आप मुझे बताएंगे। तो जो 4वीं अनुसूची है, 4वीं अनुसूची में क्या दिया है, 4वीं अनुसूची में दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व लिख लीजिए आप, राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है, निधित्व। तो उम्मीद है मित्रों, और दूसरे प्रकार का जो बचा केवल विशेष बहुमत, याद रखना है ये तो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन से ये संशोधन किए जाते हैं इन चीजों में। अब बचा विशेष बहुमत के द्वारा। तो पहली और तीसरी चीज को छोड़कर जो अन्य क्षेत्र बचे हैं उन सब में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, आप एक दिन विजेता बने, ऐसी हमारी कामना है। हम दिल से
यह बात चाहते हैं। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कर दें जो अन्य लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।